हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्की बामनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव। दोस्तों, जैसे ही हमने कमिटमेंट दिया था कि स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मार्च 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए हम वावाजोड़ू सेशन लेके आएंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपका वावाजोड़ू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा बेनिफिट्स गुजराती मीडियम के बच्चों को हो रहा है हर साल, वैसा ही बेनिफिट आपको भी होगा। तो आपको क्या करना है, नोट पेन लेके बैठ जाना है और कैलकुलेशन प्रॉपर वे में करना है। सर, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए? ऑब्वियसली सर। मतलब अगर कोई बच्चा ये सेशन देखने के बाद ड्रीम देख रहा है कि मेरा 80 आउट ऑफ 80 का ड्रीम है, तो उसके ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन है वो इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। हाँ, तो हमारा मतलब वही टैगलाइन है कि भाई इस बार तो हमें धजिया उड़ानी है। ठीक है, तो बेस्ट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हम देखेंगे और बढ़िया वाला काम करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 ऑप्शन वाले एमसीक्यू। हाँ, ईच कैरीज 1 मार्क्स। Yeah. चलो, फर्स्ट है इफ पेयर ऑफ A1X, और सर ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए या हाँ, तो आपका बेसिक्स मैथ्स है या स्टैंडर्ड मैथ्स है, दोनों के लिए ये यूजफुल है। Perfect. इफ पेयर ऑफ A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, देन बेटा यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का सिनेरियो आपको पूछा है। मैं आपको तीनों सिनेरियो डिस्कस कर देता हूँ। अगर मान लो कि आपको A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे के रखते हैं, तो आप क्या करते हो, आप को रिलेटेड कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करते हो। मतलब कि आप चेक करोगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अगर x के कोएफिशिएंट के रेशियो, y के कोएफिशिएंट के रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल आ जाता है, तो वो हो जाता है बेटा कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कि उसको आप पाओगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो डिफर आ जाता है, तो हो गया बेटा पैरेलल लाइंस, मतलब कि वहां पे नो सॉल्यूशन। और अगर बेटा x और y के कोएफिशिएंट के रेशियो ही डिफर आ गए हैं, तो वो हो जाता है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको क्या पूछा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का सिनेरियो क्या हो गया, तो तीनों रेशियो क्या होना चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। तो तीनों रेशियो सेम यहाँ पे जस्ट एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बेटा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ, और आपको क्या करना है भाई, पहले तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सर 5000 लाइक का टारगेट है। परफेक्ट। वैसे तो हम गुजराती मीडियम में तो 51,000 लाइक का टारगेट, लेकिन सर इंग्लिश मीडियम 5 एक जमाना ये भी दिखाएंगे। हाँ भाई, ये भी दिखाएंगे, लेकिन अभी आपकी ऑडियंस कम है। जिस दिन बढ़ेगी भाई हम भी धूम मचाएंगे बढ़िया। अभी भी धूम मचाने ही है। ठीक है भाई, ये स्क्रीन इस साइड कर लो ताकि हमको बच्चे व्यवस्थित दिख रहे। मत देखो, ठीक है, आप अपने जान पहचान वाले वो सारे स्टूडेंट जो आपके साथ आपके मतलब कि इसी साल बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उन सब तक ये सेशन जरूर से पहुंचा दो। फायदा सिर्फ आपको नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसके अंदर बेटा कौन सा मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो क्लियर कट दिख रहा है। हरी सब्जी खा के आओ क्वेश्चन देखो, आप देख पा रहे होगे कि सर ये तो लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर सबका फेवरेट ऑप्शन सी। चलो, अ डिस्टेंस ऑफ p ऑफ xy फ्रॉम ओरिजिन इज। अब बेटा बोर्ड की तो ये मोहब्बत है, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एब्सिसा का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का स्क्वायर का अंडर रूट, मींस जो आपके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे उनका स्क्वायर का सम का रूट, ये आपका ओरिजिन से डिस्टेंस दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट दिए हैं xy, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है। और सर एक बात पूछनी थी आपसे, जैसे हम गुजराती मीडियम का वावाजोड़ू करते हैं, उसके अंदर मैं काफी सारी चीजें बताता हूँ जो मेरे अंदर से आती है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, हाँ, प्रिडिक्शन के हिसाब से। तो सर मेरे अगर कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा, आप बच्चों को इंग्लिश में बताते हैं। परफेक्ट सर। ठीक है, क्योंकि काफी सारे चीजें मेरे दिमाग में होती है, वो गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए फिट की हुई होती है। तो मैं सर को बताऊंगा, सर वही चीज आपको इंग्लिश में बता देंगे, आप टिक आउट कर देना। आपका सायरन, सायरन सर ये जो है ना, वो सेशन के अंदर मतलब नेक्स्ट ईयर से है। हाँ, नेक्स्ट ईयर से हम ऐड करेंगे। उसके लिए 10,000 लाइव स्टूडेंट आएंगे ना। Perfect. अभी तो है, लेकिन 10,000 लाइव स्टूडेंट आएंगे, तो सायरन वाला सेगमेंट भी इसमें भी ऐड कर देंगे, आपको भी मजा आएगा। ठीक है, लेकिन अभी मतलब उनको जो चाहिए ना मटेरियल, सायरन बजने के बाद वाला, वो हम दे देंगे। परफेक्ट सर। ठीक है, आप सिर्फ ट्रांसलेट कर देना अगर मेरा कुछ गुजराती वर्ड निकल जाए तो। ठीक है, 9 सेक वर्ग a सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है, मतलब बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें हुआ करती है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर नहीं बोल रहा, उसका रीजन अलग है। यहाँ पे 9 आप कॉमन ले लो। ठीक है, जैसे आप 9 कॉमन लोगे तो आपको सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a मिल जाएगा। और हार्डली कोई ऐसा बच्चा होगा कि जो इसका आंसर नहीं जानता होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एसटी वाली फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबका मालिक एक, मतलब कि ये तो बेटा 1 है इंटू 9, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाता है बेटा 9। तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा
बेटा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट है, if the angle between a radii of the circle is 130 degree, then angle between two tangents drawn at the ends point of radii is अब what? बेटा देखो सर्कल का क्वेश्चन हो और अगर आप फिगर विजुअलाइज नहीं कर रहे हो तो मतलब मान के चलो कि कहीं ना कहीं आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। सिंपल सी कहानी है बेटा, सर्कल का क्वेश्चन मतलब फिगर तो आपको जरूर से विजुअलाइज करना है। इफ द एंगल बिटवीन टू रेडी ऑफ द सर्कल इज 130, तो देखो बेटा ये सेंटर हो गया, ये एक रेडी, ये दूसरी रेडी, इसके बीच का जो एंगल है वो हो गया बेटा 130 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। देन एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ इट्स रेडी, तो रेडी के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए गए तो उनके बीच का ये एंगल कितना होगा। आप जानते होंगे कि ये अगर 130 है तो इसको कितना होना पड़ेगा बेटा 50 होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सम ऑफ दिस टू एंगल इज ऑलवेज 180, राइट। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बेटा 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, सो करेक्ट आंसर इज 50। Okay. For the following frequency distribution model class is, बेटा मॉडल क्लास किसे कहते हैं? जैसे कि अगर मान लो कि आपको इस तरह से ऑब्जर्वेशन दे दें और आपको पूछे कि मॉडल क्लास बताओ, तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंज्यूमिंग जो क्लास होगा वो आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। तो आपको बस 8, 15, 22, 25, 10 इसमें से जज करना है कि भाई कौन सा लार्जर है। तो देख पा रहे होंगे कि 25 इन सब में सबसे बड़ा है, तो मॉडल क्लास कौन सा होगा बेटा 60 to 80, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। okay, चलो, if a linear pair of a1x plus b1y plus c1y is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has infinitely many solutions, then बेटा रिपीट मान सकते हो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? सारे रेशियोज क्या होने चाहिए बेटा? सेम होने चाहिए। इट मींस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। जहां पे ऐसा आपको दिख जाए वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और देखो बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब इसका मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा था तो उसके अंदर तीनों कंडीशन आपको एक्सप्लेन किए, वो दिमाग में रख लेना। हो सकता है कि पेपर के अंदर एक आध कंडीशन पूछ ले, ठीक है। इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये इनफाइनाइटली मैनी मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन का सिनेरियो हो गया। यहाँ पे देखो तो इसको आपने केयर भी नहीं करते, ठीक है। इफ a1/a2 is not equal to b1/b2, तो मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन का सिनेरियो हो गया। और यहाँ पे आप चेक करो तो a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, तो बेटा ये हो गया पैरेलल लाइन मतलब कि नो सॉल्यूशन वाला सिनेरियो। मैंने तीनों आपको वापस एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और आप भी भाई ये सिर्फ क्वेश्चन को देखो मत, आंसर चैट बॉक्स में आने चाहिए आपके। परफेक्ट। लास्ट डे या ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन सही से हुआ या नहीं, वो कहाँ से कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड करोगे आंसर? सर वो एक गाना गा दीजिए, ये रात अंतिम। हाँ, यही रात अंतिम, यही रात बारी। और दूसरा भी हमने बोला एग्जाम से डरना नहीं, क्या गब्बर सिंह ये कह गया, डरना नहीं है एग्जाम से, डरना नहीं है भाई। एग्जाम को तो धज्जियां उड़ानी है। हाँ, और काफी सारे टीचर्स लोग मेरे को भी सर बोलते हैं कि इंस्टा पे मैसेज आता है एक टीचर का कि सर हम जब पढ़ते थे ना तो ऐसा होता था कि बच्चे डरते थे कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, ट्रेस होता है, ऐसा माहौल बना होता है। लेकिन अभी के बच्चे तो स्टेटस लगाते हैं, आने दो उसे, 2 days to go, 1 days to go, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ऐसे सेशन से, है ना। चलो सर नेक्स्ट, इसका मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस रिलैक्स मतलब बस्ट वाला हो जाएगा, आपका स्ट्रेस रिलैक्स हो जाएगा, फील गुड वाला माहौल बनेगा बेटा। हाँ, इसीलिए ये सेशन इतना पॉपुलर है पूरे गुजरात में। x + 6 x + 5 = 0 इज व्हाट? अब देखो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के दिया है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये इक्वेशन है, ठीक है। और देख रहे हो तो यहाँ पे x के 2 रूट निकल रहे हैं, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ फॉर एन AP a25 - a20 = 15, देन कॉमन डिफरेंस D इज व्हाट? अब बेटा अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो अपनी एक ट्रिक चलती है मार्केट में कि am - an क्या होगा, तो ये होना चाहिए बेटा m - n × d। क्या होना चाहिए बेटा? m - n × d। तो यहाँ पे बेटा आपको पूछा है a25 - a20, तो देख पा रहे होगे कि m को 25 से और n को 20 से रिप्लेस करेंगे, सो 25 - 20 तो क्या बचेगा बेटा 5, तो ये होगा 5d। और बेटा ये आपको इस क्वेश्चन में दे के रखा है 15, तो 5 3 होता है 15, तो d की करेक्ट वैल्यू आपको मिल गई 3, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए। चलो, coordinates of a foot of a perpendicular drawn on x-axis from P5 - 1 is what? अब बेटा x एक्सिस पे फुट परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो जब आप इस पॉइंट का x एक्सिस पे फुट परपेंडिकुलर लोगे तो x कोऑर्डिनेट जिसको आप एब्सिसा बोलते हो एज इट इज रहेगा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा 0। तो वो कंसेप्ट भी आप लगा सकते हो। तो 5, -1 का x पे जो आप मतलब के फुट लोगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा 5, 0। तो 5, 0 यहाँ पे ऑप्शन डी में देके रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जो बच्चे 10th में और 11th 12th साइंस के लिए अच्छे स्कूल की तलाश में,
तो मेरी नज़र में एक स्कूल है फोटोन स्कूल, जो हमारे राहुल सर की है। उनका टीचिंग अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उनके जैसे ही फैकल्टीज वहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं। 9th 10th 11th 12th साइंस गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे के लिए वो अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो नीचे यहाँ नंबर दिया गया है, सर नंबर यहाँ पे मेंशन कर दो ना ऊपर भी, ठीक है। तो वो नंबर पे कॉल करके आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हो। आपको एडमिशन पहले कंफर्म कराना पड़ेगा। अगर आपने एडमिशन कंफर्म करा लिया है तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं रिजल्ट के दिन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप एक प्रोग्राम चल रहा है कि अगर आपका A1 ग्रेड आया तो आपकी 50% जो फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब आपको सिर्फ 1 साल की फी पे करनी है, बाकी की फीस आपकी माफ हो जाएगी। तो आप ये नंबर पर कॉल कीजिए और ज्यादा डिटेल्स उस पर ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अब इफ sin squared 30 plus cos squared theta is equal to 1 then theta is 30। देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया बेटा। देखो यहाँ पे आपका sin squared 30 एज इट इज, ये cos squared थीटा साइड चेंज किया तो 1 माइनस cos squared, कभी ना कभी आपने जीवन में पढ़ा होगा कि बेटा 1 माइनस cos squared क्या होता है, sin squared, राइट। तो 1 माइनस cos squared थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin squared थीटा। अब आप कंपेयर कर लो sin squared 30 इज इक्वल टू sin squared थीटा, तो आपको डायरेक्टली थीटा विजुअलाइज हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है, उनका भी आ ही रहा है भाई 30, सब लिख रहे हैं। बढ़िया है, प्रिपरेशन तो बढ़िया वाली चल रही है आपकी। मोड ऑफ 4 5 6 3 4 3 3 2 3 5 इज व्हाट। ऑब्जर्वेशन दिए और मोड कैलकुलेट करवाएं तो आपको क्या करना होता है, जो ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट टाइम रिपीट होता है वही आपका मोड कहलाता है, ठीक है। तो हरी सब्जी खा के देखो कि इसके अंदर से कौन सा डेटा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं तो 4 2 टाइम रिपीट हुआ, जबकि 5 भी 2 टाइम रिपीट हुआ, 6 1 टाइम है, 3 यहाँ पे 3 टाइम दिख रहा है। तो मतलब के हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन किसका है, यहाँ पे 3 का है। तो इसका मोड क्या आ जाएगा बेटा, 3। Okay. If two lines x plus 2y plus 7 is equal to 0 and 2x plus ky plus 18 is equal to 0 does not interest each other, कंट्री चेंज कर दी, हाँ। ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये दोनों लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब क्या, कौन सा सिनेरियो होगा बेटा, पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन की कंडीशन आपको इनिशियल लेवल पे ही बता दी कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, जबकि कांस्टेंट टर्म का रेशियो डिफर होता है। मतलब आपको करना क्या इस टाइप के क्वेश्चन में, तो x के कोएफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट का रेशियो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x के कोएफिशिएंट का रेशियो देख रहा हूं, तो यहाँ पे 1 और वहां पे 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो y के कोएफिशिएंट का रेशियो, तो यहाँ 2 और वहां पे k, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k इज इक्वल टू 2 2 से कितना होता है बेटा, 4। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका, 4। और सर मतलब आपने बोला ना कंट्री चेंज कर दी, एक्चुअल में आपने काफी सारे सेशंस देखे होंगे, लेकिन जब वावाजोड़ू वर्ड आता है ना, मेरे में अलग से अंदर से एक एनर्जी आती है, परफेक्ट है ना। उसी की वजह सर अभी जब 20 क्वेश्चन हो गए ना, मैं एक फर्स्ट आपको टिप बताऊंगा, आप उनको इंग्लिश में बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया तो यही नहीं है, ये देख पा रहे हो तो ये क्यूबिक हो गया तो ये भी नहीं है, ये देख पा रहे हो तो ये क्वाड्रेटिक है, और ये देख पा रहे हो तो ये भी क्यूबिक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन में हल्का सा करेक्शन कर लो। क्वेश्चन आपका होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप यहाँ पे जब एलसीएम लोगे ना बेटा, तो यहाँ एक्स क्यूब बनेगा, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया, तो मतलब कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। आपको क्वाड्रेटिक आइडेंटिफाई करना है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये x⁴ बन जाएगा, मतलब बाई क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। उसी वजह से आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब जनरेट होगा, जो आपका क्यूबिक इक्वेशन कहलाता है, सो ये भी नहीं है। तो अगर ABC नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आपको लिख के दिया x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0, जिसको आपके गांव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर आ गया बेटा इस क्वेश्चन का डी। यहाँ पे हल्का सा करेक्शन था। ओके, A -2 -1 and B 3 - 6 are given, then coordinates of point dividing AB in a ratio 2:3 from A side। देखो बेटा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आप फिगर देख लो। यहाँ पे मान लो कि आपका ए पॉइंट है जो -2 -1 गिवन है, सिमिलरली यहाँ पे आपका बी पॉइंट है जो आपका 3 - 6 गिवन है। सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, आपको वो पॉइंट चाहिए कि जो ए की ओर से 2:3 में डिवाइड करता हो। तो मान लो कि वो पॉइंट पी है, तो ये रेशियो 2:3 आपको दे के रखा है, परफेक्ट। अब देखो करना क्या होता है, इसको लड़ाओ इसके साथ, इसको लड़ाओ इसके साथ, डिवाइड कर लो इन दोनों के सम के साथ, ठीक है। मतलब कि 2 टाइम दिस वन, सो ये हो जाएगा 6, -12 प्लस 3 टाइम दिस वन, तो ये हो जाएगा बेटा -6, -3 होल डिवाइडेड बाई 2 + 3, तो कितना हो जाएगा 5। अब आप सिंप्लीफाई कर लो तो 6 - 6 क्या हो जाएगा 0, 0/5 क्या हो जाता है 0, -12 -3 तो कितना हो गया बेटा -18, उसको 5 से डिवाइड करना है। तो आपका करेक्ट आंसर 0, -18/5 होना चाहिए। तो 0, -18/5
यहाँ पे -18 नहीं आ रहा है, हल्का सा कैलकुलेटिव मिस्टेक है। -12 -3 कितना हो गया, -15 -15/5 कितना होता है बेटा, -3। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 0,-3। तो 0,-3 यहाँ पे ऑप्शन डी में गिवन है, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन डी। आपको अभी ऐसे सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब अपने जब आप ही पेपर दिख जाएगा पर सर जब पेपर इजी होता है ना, जब पेपर इजी होता है ना, ज्यादातर बच्चे जो स्कॉलर होते हैं ना वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आते हैं, ताकि मतलब उसकी वजह से उनका ड्रीम 80 आउट ऑफ 80 का। जैसे ही बेटा आपके हाथ में पेपर आए ना, तो मतलब कि ओवर एक्साइटेड स्टेट में मत पहुंच जाइएगा, इत्मीनान से फील कीजिएगा। जनरल ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है उसमें से बेस्ट कौन सा क्वेश्चन आपको अटेंड करना है वो पेपर के अंदर टिक आउट कर लीजिएगा, और मतलब कि एकदम फोकस रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा कि यार मतलब कि आज तो हमें हमारे टीचर का, हमारे स्कूल का, हमारे माता पिता का, हमारे मतलब कि जहां से भी आपको नॉलेज मिला हो थ्रू आउट ईयर, उनका मतलब कि पूरा मतलब कि आप समझ लो कि उनको एकदम मतलब कि खुशी देनी ही है, ऐसे अपने मार्कशीट में नंबर आने चाहिए। और मैथ्स तो यार नंबर लाने का सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, तो मतलब कि करना ही है आपको, ठीक है। ये करके आएंगे बढ़िया वाला, मेरे को तो भरोसा है ना। चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ द टेंजेंट्स व्हिच आर पैरेलल टू द ईच अदर फॉर वन सर्कल इज व्हाट। सर्कल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2। चलो नेक्स्ट, सर हम कितने क्वेश्चंस देखने वाले, 100 मे बी 100 के आसपास क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जुड़े रहना, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर बिकम्स ट्वाइस देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स ब्लैंक टाइम्स। बेटा स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर में रिलेशन आपको वॉल्यूम का चाहिए, तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम के स्फीयर की मतलब कि स्फीयर के वॉल्यूम की फॉर्मूला आनी चाहिए, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4/3 πr³। इट मीन्स v इज डिपेंडिंग ऑन r³। सिंपल सी कहानी है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई रेडियस को है ना दुगनी कर दो, मतलब r के बदले आप क्या लिखा करो, 2r लिखा करो। जब r के बदले आप 2r लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8r³, मतलब कि अब वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, 8 टाइम हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 8 टाइम। ओके, इफ मीन इज 28.2 एंड मीडियन इज 30.5 देन इट्स मोड इज व्हाट। अब इसके बिना तो बेटा पेपर आधा अधूरा लगेगा। ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये पेपर के अंदर जरूर से आएगी। कौन सी फॉर्मूला है, तो आप बोल सकते हो मेरे साथ साथ आपको आती भी है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपको आती है। क्या होता है बेटा, z इज इक्वल टू 3m - 2x बार, राइट। अब इन दिस क्वेश्चन आपको मीन जो है मतलब कि x बार और गिवन है 28.2। सिमिलरली मीडियन जो है, जो आप कैपिटल है, वो आपको गिवन है कितना, 30.5। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 3 टाइम 30.5 जो अपने आप में 91.5 हो जाएगा। 33 90 एंड 0.53 1.5, सो 91.5, राइट। माइनस 2x बार, मतलब कि बेटा आपको इसका डबल करना है, तो 28 का डबल 56.2 का डबल 0.4, तो मतलब ये हो गया बेटा 56.4। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5 में से 0.4 जाएगा तो 0.1 बचेगा, और 91 में से 56 जाएगा तो आई थिंक 35 बचना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा आपका 35.1। The graph of a linear pair of equation 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 is equal to 0 is what? ये वही कहानी है कोएफिशिएंट के रेशियो चेक करने वाली, लेकिन इसके अंदर भी आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। आपको क्या करना है, किसी एक छोटे वाले कोएफिशिएंट वाले लाइन को एकदम प्रीफर करो, और दूसरी लाइन देखो कि क्या परफेक्ट स्केलिंग देके रखी है, मतलब क्या उसका परफेक्ट मल्टीपल देकर रखा है। अगर परफेक्ट मल्टीपल हो जाए तो हो गया बेटा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर x और y के कोएफिशिएंट तो स्केलिंग में है बट कांस्टेंट टर्म स्केलिंग में नहीं है, तो हो गया बेटा पैरेलल लाइन, मतलब कि नो सॉल्यूशन। और अगर x और y ही स्केलिंग में नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ये कहानी भी मार्केट में चलती है, जो मैंने आपको अभी सुनाई। तो यहाँ पे देखो 2x है तो 4x है, मतलब मान के चलो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से वहां पे क्या हो रहा है, जब मैं 3y को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6y होना चाहिए, और -9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -18 होना चाहिए। वो वहां पे हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे परफेक्ट स्केलिंग का सिनेरियो है। परफेक्ट स्केलिंग मतलब कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या देके रखा है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, चलो 20। उसके बाद में आपको थोड़ा सा एक अलग से नॉलेज, अब बोर्ड की हम प्रिपरेशन करें और डिस्क्रिमिनेंट का कैलकुलेशन ना करें तो मतलब वो सेशन आधा अधूरा कहलाएगा। सिंपल सी कहानी है ना। यहाँ पे देखो आप डिस्क्रिमिनेंट पूछा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे गिना जाता है, कई कबार तो क्या है, बेसिक वालों को डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेंगे। क्या होता है बेटा, b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पे b के तौर पे कितना देके रखा है, √2, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 -4। a के तौर पे कितना देके रखा है 1 एंड c के तौर पे कितना देके रखा है -4। सो 2 टाइम माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 4 से कितना हो गया 16, तो 16 + 2 कितना हो गया 18। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा 18। चलो, और सर मेरे को बताना था, वो मैं बता रहा हूँ कि थियरम्स जो आते हैं ना, हाँ। उनको मतलब टोटल 2 थियरम्स आने वाले सर। उसके अंदर
हमने गुजराती मीडियम के बच्चों कन्वर्स ऑफ थेल्स मे बी कन्वर्स ऑफ थेल्स। देखो सर, अपने आपके साथ रह रहे के थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट मैं भी करना सीख गया। हाँ, मतलब उसी में किया था हमने थेल्स का प्रतिभ्रम, इसका सर ने बताया इंग्लिश वर्जन की कन्वर्स ऑफ थेल्स, तो वो तो पक्का वाला कर देना, ठीक है। और दूसरा सर हमने बताया था कि जो आपके चैप्टर नंबर 3 और 4 है, उसमें ब्लूप्रिंट में थोड़ा चेंजेस आ सकता है। मतलब टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके मॉडल सैंपल पेपर है उसके अंदर कुछ 3 और 4 मार्क्स का मतलब दो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 2 है सेक्शन डी में, उसकी जगह पे आपको 4th चैप्टर का एक क्वेश्चन वहां पे दे सकते हैं। पेपर स्टाइल में हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। तो भाई डरना नहीं है, दिवाली प्रवृत्त पे सर ने प्रिडिक्ट करके दिया था, अभी डरना नहीं, आया तो आया है भाई, सर ने बताया तो आ गया है ना। तो एज इट इज आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमने प्रिपरेशन उसी वे से की है, तो क्या गलत है। हाँ, पहले से तैयारी करो बढ़िया वाली। चलो अब आगे देखते हैं। -3 -2 इज अ पॉइंट ऑफ ब्लैंक क्वाड्रेंट। अब बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस होते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस होते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट। आप यहाँ पे हरी सब्जी खा के देखो तो जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है दोनों माइनस है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका? थर्ड क्वाड्रेंट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 + tan² अपॉन 1 अपॉन cot² इज व्हाट। वैसे तो कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, जैसे कि cot a को आप 1/10 बोल दो तो मतलब cot² है 1/tan² हो गया। एलसीएम लोगे तो tan² है प्लस 1 अपन डाउन का डाउन अप चला गया तो tan² है, तो 1 + tan² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा? tan² है। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ से आप tan² है तो फाइंड आउट कर ही लिए। अगर आपको हल्का फुल्का मतलब कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इस चैप्टर की वो अगर आती है तो 1 + tan² को अपने गाँव में क्या बोला जाता है बेटा? sec² है। सिमिलरली 1 + cot² को अपने गांव में क्या बोला जाता है? cosec² है। और 1 और cosec क्या होता है? साइन, तो मतलब ये हो गया बेटा sin² a, और sec को क्या बोल सकते हो? 1/cos, तो ये हो गया बेटा cos² है। और sin²/cos² को भी हम क्या बोल सकते हैं? tan² है। तो दो तरीके तो मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन किए कि भाई इन दोनों वेज से आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। इफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स PA and PB drawn from the point P subtend angle 80 degree at the center of O of the circle, then angle POA is what? अगेन सेम कमेंट। अगर बेटा सर्कल का क्वेश्चन है तो आपको फिगर जरूर से विजुअलाइज करनी है। यहाँ पे फिगर के अंदर मतलब कि जो डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो क्या कर रहे हैं? इफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट P and PB ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, तो देखो बेटा पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो मतलब आप श्योर हो कि P जो है वो सर्कल के आउटसाइड वाला पॉइंट है। डन है, तो ये हो गया आपका P। अब ये जो दो टेंजेंट है उनका नाम भी बोला है यहाँ पे A and B। Let us assume this point is A and this point is B, right? Subtend angle 80 degree at the center O of the circle, तो मतलब के यहाँ पे हो गया बेटा आपका O, और आपको पूछा है POA, तो आपको POA ये कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। अब देखो इफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, अब इन दोनों के बीच का एंगल आपको दे के रखा है, कितना दे के रखा है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर? 80 डिग्री। कंसेप्ट रिपीट आप मान सकते हो, आपको मालूम है कि सम ऑफ दिस टू एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 100 डिग्री। और आप जानते हो कि ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा? 50 डिग्री। ये 50 ये 50, तो ये तो टोटल 100 हुआ। अब आपको यही तो पूछा था POA, तो मतलब क्या आंसर आ गया बेटा आपका? 50 डिग्री। ओके। Which one of the following is not a measure of the central tendency? आप स्टेट चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़े बताइए? तो आप मीन पढ़ चुके, मीडियन पढ़ चुके, मोड पढ़ चुके, क्या नहीं पढ़े? रेंज। तो यही सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी का कौन सा मेजरमेंट नहीं है बेटा? तो रेंज नहीं है, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट है SCF 1720 इज व्हाट? जब भी बेटा आपको HCF पूछे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। यहाँ पे देखो 17 इटसेल्फ प्राइम नंबर है, जबकि 20 को आप 2² × 5 बोलोगे, और HCF है तो दोनों में छोटा कॉमन। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन ना हो तो HCF कितना हो जाता है बेटा? 1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन से नहीं देके रखे हैं, बट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 1। तो इसके साथ ही हमारे MCQs है वो कंप्लीट हुए। अभी हम फिलिंग द ब्लैंक्स देखें, वो भी MCQ है। आई होप कि MCQ के अंदर सारे कंसेप्ट आपको आए हैं, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज जो यहाँ से मैंने आपको ट्राई की है डिलीवर करने की, सिखाने की, वो आपने सीख ली होगी। बस यही मतलब कि आपको चालू रखना है फिलिंग द ब्लैंक्स। और सर MCQ के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स वो भी तो वन टाइप ऑफ MCQ है। परफेक्टली सर, जस्ट 3 ऑप्शन वाले। हाँ, उसके मतलब करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। 25 में से आपको कितने राइट हुए वो आप जरूर से चैट बॉक्स में बताना। अभी से स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। उसमें सर फर्स्ट है 26 नंबर, इफ x, y and z आर द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देन देयर LCM इज व्हाट? बेटा डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का LCM क्या होता है? तो उनका मल्टीप्लिकेशन, राइट? यहाँ पे एक x है, दूसरा y है, तीसरा z है, तो उसका LCM क्या हो जाएगा बेटा? x × y × z। तो x y z कहाँ पे गिवन है? आपको बीच वाला ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा उसका x × y × z। If for an AP a is equal to 7, d is equal to 3 and n is equal to 8, then an is what? अब देखो बेटा कई कबार बेसिक मैथ्स वालों को तो ये फॉर्मूला भी पूछ लेंगे। an क्या
होता है तो आपको मालूम होना चाहिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एपी की nth टर्म कैसे लिखी जाती है, तो फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, राइट। अब यहाँ पे आपको ए एन, बट एन तो कितना है 8, मतलब कि आपको ए 8 पूछा है, तो 8 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि सर ए प्लस 7 डी, क्योंकि एन को आप 8 से रिप्लेस करोगे, राइट। ए की वैल्यू गिवन है आपको, कितना गिवन है 7 प्लस 7, और डी की वैल्यू भी गिवन है, कितना गिवन है 3, तो ये हो गया बेटा 7 प्लस 7, 3 से कितना हो जाता है 21, तो 21 प्लस 7 कितना हो गया 28, तो करेक्ट आंसर हो गया लास्ट ऑप्शन यहाँ पे 28। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ सिग्मा fi xi is equal to 75 and sigma fi is 12 then x bar is what? हाउ टू कैलकुलेट मीन बेटा, तो आप जानते ही हो कि सर मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi, राइट। अब सिग्मा fi xi आपके पास कितना है 75, सिग्मा fi आपके पास कितना है 12, तो आप इजीली यहाँ पे डिवीजन लगाओगे ना तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, तो मैं मान के चल रहा हूँ विदाउट कैलकुलेटिंग, आंसर क्या हो जाएगा बेटा 6.25। A median of 5, 7, 6, 9, 8, 17 and 4 is what? जब भी बेटा आपको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन दे दे और मीडियन पूछे तो पहला काम होता है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो चलो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे छोटू कौन दिख रहा है मेरे को, तो 4 दिखा, उसके बाद क्या दिखा 5, उसके बाद क्या दिखा 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और उसके बाद 17। एक बार डेटा गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको याद रखना है कि अगर ऑड नंबर में डेटा गिवन हो तो एक्जेक्टली बीच में आफ्टर अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर जो एक्जेक्टली मिडल वाला डेटा होगा वो आपका मीडियन होगा। अगर इवन नंबर में डेटा दी है, वो जो मैंने बताया वो किस में, ऑड नंबर में डेटा दिए हो, जैसे कि यहाँ पे 7 डेटा गिवन है तो एक्जेक्टली मिडल वाला कौन सा हो जा रहा है बेटा 7, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 7। लेकिन अगर इवन नंबर में डेटा दिए हुए हैं तो जो एक्जेक्टली बीच वाले 2 डेटा होंगे ना उनकी एवरेज, मतलब उनका सम डिवाइड बाई 2, वो आपका मीडियन होगा। नो डाउट इस क्वेश्चन के अंदर ऑड नंबर में डेटा गिवन थे तो एक्जेक्टली मिडल वाला डेटा आपका मीडियन हो जाएगा, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 7। ओके फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि अगर आप 10th में हो और आप 11th 12th साइंस करना चाहते हो तो अच्छी स्कूल में एडमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। मतलब आप ऐसी कोई स्कूल में चले जाओ वहाँ पे प्रॉपरली टीचिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फोटोन स्कूल में जाइए एक बार, ये नंबर है 9979893378 पर कॉल कीजिए और कंफर्म करा दीजिए अपना एडमिशन, ताकि आपको अच्छी फैकल्टी के साथ 11th 12th साइंस का टीचिंग मिल सके। अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, जेई की प्रिपरेशन करनी है तो भी वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन एडमिशन कंफर्म कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7 एंड टॉसिंग अ डाई इज व्हाट? अगर बेटा आपने डाइस कभी ना कभी जीवन में, मतलब के लूडो या तो व्हाटएवर कोई भी गेम जिसके अंदर डाइस का यूज होता हो देखी होगी, तो आपको मालूम है कि डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 ही मतलब के नंबर हुए रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी बंदा डाइस थ्रो करेगा तो उसको 7 थोड़े गिरेगा, मतलब ये क्या हो गया बेटा इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है ऑलवेज 0, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का 0। ओके इफ पी क्यू आर आर ए डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर then their LCM is what? आगे वाला क्वेश्चन में XYZ था, इस क्वेश्चन में PQR आ गया। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का LCM कैसे कैलकुलेट होता है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 3 नंबर आपको देख रखे हैं PQR, तो उसका LCM कैसे कैलकुलेट करोगे P इंटू Q इंटू R, तो PQR आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही है। चलो नेक्स्ट, इफ इन अ पैकेट ऑफ 400 स्क्रू 120 are defective. If we select one screw randomly, then probability that is not defective is. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर खेला कर सकता है, क्वेश्चन को सही वे से आप पढ़ना। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि आउट ऑफ 400 स्क्रू 120 स्क्रू आर डिफेक्टिव, राइट, और क्वेश्चन के अंदर आपको नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो नॉट डिफेक्टिव आपको डेटा जो देके रखे वो डिफेक्टिव के देके रखे, पूछा है नॉट डिफेक्टिव का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, राइट। सो 1 माइनस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे डिफेक्टिव स्क्रू है कितने 120 और टोटल स्क्रू है कितने 400, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 माइनस 0 से 0 कटा, डन। यहाँ पे 4 3 जा एंड 4 10 जा, तो 1 माइनस 3/10 बोले तो 0.3, तो 1 माइनस 0.3 कितना हो गया 0.7, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया बेटा 0.7। यही नीचे है नेक्स्ट, इफ cos थीटा इज 1/√2 देन cos अब ये तो डायरेक्टली वैल्यू का क्वेश्चन हो गया। कॉस कौन सी वैल्यू के लिए 1/√2 दिखाता है, किस एंगल के लिए cos 1/√2 होता है, पूरी दुनिया जानती है 45 डिग्री के लिए, राइट। cos 45 इज इक्वल टू व्हाट 1/√2, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा इसका 45। चलो नेक्स्ट है, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x + 2/x इज इक्वल टू 3 इज व्हाट? या तो आप फैक्टराइज कर लो या तो आप क्या करो बेटा, जो आपको गिवन ऑप्शन है ना उसको वेरीफाई कर लो। वैसे तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि इसके रूट क्या आएंगे 1 और 2, राइट। अपना क्या है कि मतलब प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप सबसे पहले इसको मतलब सिंप्लीफाई करो, तो आप एलसीएम लोगे तो x² + 2 इज इक्वल टू आपको गिवन है 3x
मतलब कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट 0. सो x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका 1 एंड 2. ओके. अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स व्हिच कैन बी. अब खाली इसके अंदर देखो 1 एंड 2 लिखो कि 2 एंड 1 लिखो. क्या गलत है? क्या गलत है? कोई गलत नहीं है. ठीक है, दोनों यहाँ पे वैलिड है. 1 एंड 2 और 2 एंड 1 मतलब बीच में यहाँ पे और होना चाहिए. अगर और आता तो आपने और ज्यादा प्रीफर करते हैं, है ना? ठीक है, दोनों 1 एंड 2 वो भी चले. उतना फिर क्या है कि आपने यार मैथ्स वाला है, इतना ग्रामर तो कौन समझेगा. ठीक है, जान दो क्वेश्चन को. चलो ओके ओके. मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन. सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से आप कितने मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. तो आप देख पाए वैसे आप पढ़े भी होंगे कि अगर पॉइंट आउटसाइड है तो सर्कल पे 2 टेंजेंट बनेंगे वहां से. अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो सर्कल पे एक ही टेंजेंट बनेगा. और अगर पॉइंट इनसाइड है तो सर्कल पे कोई टेंजेंट उस पॉइंट से नहीं आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आउटसाइड है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कितने आप ड्रॉ कर सकते हो आउटसाइड पॉइंट से? तो 2 टेंजेंट. चलो नेक्स्ट. A formula to find a mean of a अनग्रुप डेटा इन Ungroup यूजुअल data in a नोटेशन. usual notation मीन is को what? बेटा x बार बोला जाता है और यहाँ पे अनग्रुप डेटा है तो सारे डेटा का सम अपन टोटल नंबर इट मीन सिग्मा xi अपन n. तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपन n. SCF 1221 is equal to what? क्लियर कट दिख रहा है बेटा. जब 12 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 3 इंटू 4 बोले तो 2 स्क्वायर. सिमिलरली 21 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 3 इंटू 7. और आपको पूछा है बेटा HCF, तो दोनों में कॉमन मुझे तो क्या दिखा 3. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका 3. चलो नेक्स्ट देखते हैं. फॉर द फॉलोइंग ग्राफ y is equal to p of x, नंबर ऑफ जीरोस आर व्हाट. देखो बेटे यहाँ पे जो दिया हो ना ग्राफ उस एक्सिस को कितनी बार काटेगा वो आपको जस्ट कैलकुलेट करके देने का होता है. और इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगता है कि भाई आ जाएगा. ठीक है, y इक्वल टू p ऑफ x दिया है तो ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है जस्ट वो आपको कैलकुलेट करना है. अगर आप हरी सब्जी खा के देख रहे हो तो यहाँ पे बेटा 2 बार x एक्सिस को आपका ग्राफ काट रहा है तो मतलब कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 2. ओके चलो इसका आंसर आएगा 2. नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग ब्लैंक इज नॉट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट. अब बेटा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या उसके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है. मतलब प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है? तो 0 से छोटी मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है. तो ऑप्शन के अंदर आपको क्या नहीं हो सकती है ऐसा पूछा है तो मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर मुझे दिखा -1.5 विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इवेंट. ये सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका क्योंकि काफी बार रिपीट हुआ है और जो हमारे सेशन में काफी बार रिपीट होता है भाई वो प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाती है. परफेक्ट. चलो नेक्स्ट है फॉर एंड फॉलोइंग फैक्टर ट्री x + y. ये भी काफी बार रिपीट हुआ है सर. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 2 2 4 होता है तो y आपको डायरेक्टली 4 मिल गया. अगर x की वैल्यू चाहिए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 4 20 होता है तो x हो गया 20. तो आपको क्वेश्चन के अंदर x + y पूछा है मींस 20 + 4 तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा 24. ओके. अ मिडल वैल्यू ऑफ अ क्लास 30 40 इज मिडल वैल्यू कैलकुलेट करना है, दोनों का सम बाय 2 कर दो ना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 30 + 40 70 70 का हाफ हो गया 35. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 35. नेक्स्ट है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज व्हाट. बेटा अब इसके अंदर है ना आपको सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मालूम होना चाहिए. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? n/2 × n + 1. एवरेज बोले तो मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल सम बाई टोटल नंबर, राइट. तो मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? n/2 × n + 1 बाई टोटल नंबर कितने n. तो n से n कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा बेटा? n + 1/2. क्या बचेगा? n + 1/2. तो यहाँ पे आपको वही पूछा है ना कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. आपको मालूम है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? n + 1/2. मालूम चल गया ना? मालूम है तो चल गया, वो तो अच्छी बात है. ठीक है, उसके अंदर n को किससे रिप्लेस करना है इस क्वेश्चन में? 10 से, राइट. तो n + 1/2 बोले तो 10 + 1/2 बोले तो 11/2. 11/2 मींस 5.5. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 5.5. चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन बोले तो एवरेज आपको मालूम होना चाहिए n + 1/2. The difference of HCF and LCF of a prime numbers 5 and 7 is what? कैलकुलेट कर लो फिर उनका डिफरेंस चेक कर लो. यहाँ पे 5 और 7 दोनों क्या है बेटा? प्राइम नंबर है. ठीक है, तो उनका LCM क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लीकेशन मतलब 35. और HCF क्या हो जाएगा? तो दोनों प्राइम नंबर हैं तो आप बोलोगे सर 1. ठीक है, अब आपको इसका डिफरेंस पूछा है मींस 35 - 1 कितना हो गया बेटा? 34. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया बेटा 34. And next है LCM of a smallest prime number and the smallest composite number is what? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके गांव में कौन होता है? मेरे गांव में तो बेटा 2 होता है. सिमिलरली स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपके गांव में कौन होता है? मेरे गांव में तो बेटा 4 होता है. तो आपको 2 और 4 का LCM पूछा है तो 2 और 4 के टेबल में पहली मुलाकात कहां पे पॉसिबल होती है? 4 के अंदर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा इसका 4. Nth term of an AP 8 3 - 2 is what?
बेटा nth टर्म डायरेक्टली भी क्वेश्चन में आ सकती है। an आपको मालूम होना चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसके अंदर a कितना है तो फर्स्ट टर्म, तो a तो बेटा कितना गिवन है 8, कॉमन डिफरेंस d कितना है बेटा तो दिस माइनस दिस, तो 3 माइनस 8 कितना हो गया -5। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो a को आप 8 से रिप्लेस किए प्लस n माइनस 1, d को बेटा आप -5 से रिप्लेस किए तो ये 8 माइनस 5n प्लस 5, तो आपका आंसर आ गया 13 माइनस 5n। तो 13 माइनस 5n फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया बेटा 13 माइनस 5n। ओके, इफ मोड इज इक्वल टू 35 एंड मीन इज इक्वल टू 35, सर वैसे तो एग्जामिनर चाह रहा है कि कोई भी बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार से सोल्व करे, बट अगर आप मेरे मतलब कि TDY आर्मी के मतलब के स्टूडेंट हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, सर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि इस टाइप के अंदर अगर गिवन दोनों डेटा सेम है तो तीसरा डेटा कोई गिनने नहीं जाने का होता है, वही सेम जो गिवन होता है वही आपका आंसर आता है। तो यहाँ पे देखो आप दोनों 35 है तो तीसरा भी क्या हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर है उसका 35। और सर मेरे को एक बात बताएं जी, जैसे कि हमने गुजराती का पेपर, इंग्लिश का पेपर ये जब देखा, आपका इंग्लिश का पेपर खत्म हो गया होगा, तो उसके अंदर एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि 2022 का जो बोर्ड पेपर है और इस साल का मॉडल पेपर, भाई इस पे तो नजर कर लेना। परफेक्ट। और सर दोनों का सॉल्यूशन हमारी चैनल पे अवेलेबल है। ब्रह्मास्त्र के हमने काफी सारे जो सेशन, बाहुबली वाला सेशन उनके लिए हमने किया है, फिलिंग द ब्लैंक्स का भी है, वन वर्ड का भी है, सारे ऑब्जेक्टिव तो मतलब इस साल हम सारे लोगों के ने 5 बेहतर एफर्ट लगाई कि यार सारे बच्चों तक, इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चों तक एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव के सेशन तो हम पहुंचा सके और उसके अंदर हम सफल भी रहे हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, तो उसको एक बार कल एग्जाम देने जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, जरूर से ठीक देखना है भाई, तो ताकि आपका काफी सारा बेनिफिट उससे भी और हो कुछ सके। हो ना हो कॉन्फिडेंस जरूर से बढ़ और जाएगा। 2 बजे हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे तो भाई वहां पे भी आ जुड़ जाए जाना। चलो, इफ मोड इज इफ मीडियन इज इक्वल टू 20, मोड इज इक्वल टू 18, देन अब x बार एग्जामिनर एकदम मतलब के राइवलरी मोड पे आ गया है कि भाई इसमें तो आपने ट्रिक बता दी, इसमें क्या करोगे, हमने सरेंडर कर दिया, करना क्या है, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सी होती है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, राइट। तो 3 टाइम m आपको यहाँ पे 20 है माइनस 2x बार, आपको x बार की वैल्यू पूछी है, और मोड बोले तो z, तो z आपका 18 है, ठीक है। तो साइड यहाँ पे चेंज करते हैं, माइनस 2x बार इधर आया तो क्या हो गया 2x बार, 3 इंटू 20 कितना होता है 60, ये 18 उधर गया तो माइनस 18, तो 60 माइनस 18 कितना हो गया बेटा 42, तो 2x बार इज इक्वल टू 42, सो x बार इज इक्वल टू 21। तो आपको मिनी पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका 21। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन अ बेसिक मैथ्स क्वेश्चन पेपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ राइट आंसर इज x by 12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रॉन्ग आंसर इज 2 by 3, देन x इज व्हाट। मतलब ये भी मतलब जरूर से आएगा, ये डेटा बदल जाएंगे, बाकी कंसेप्ट तो आने का है, तो आने का ही है। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a इज इक्वल टू व्हाट 1, राइट। ये आप मतलब दिमाग में बैठा के चलो कि भाई पेपर के अंदर हमें ये चीज तो जरूर से करनी है, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट आंसर plus probability of getting wrong answer is equal to what 1, right. So x by 12 is equal to 1 minus 2 by 3, taking LCM, so 3 minus 2 1 by 3, which one equal to x by 12, x by 12 is equal to 1 by 3, so x is equal to 12 by 3 which is 4, right. तो x की करेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4। चलो नेक्स्ट है, ग्राफ ऑफ ए लिनियर पेयर ऑफ ए इक्वेशन 3x minus 2y is equal to 2 and 6x minus 4y is equal to 4 is what। थोड़ी देर पहले विदाउट चेकिंग रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट मैंने आपको ट्रिक बताई थी, छोटे कोएफिशिएंट को पकड़ो, उसका मल्टीप्लायर दूसरी लाइन में चेक करो, अगर कंप्लीट हो गया तो कोइंसिडेंट लाइन, xy हुए बट कांस्टेंट नहीं हुआ तो पैरेलल लाइन, अगर xy भी नहीं हुए तो मतलब के इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। तो अगर ये कंसेप्ट जानते हो तो छोटा कोएफिशिएंट x का तो मुझे ये दिखा, 3x से 6x लाना हो तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2y -4 हो गया तो वहां पे भी सेट है, 2 4 हो गया वहां पे भी सेट है, मतलब कंप्लीट यहाँ पे प्रोपोर्शनल के अंदर कोएफिशिएंट गिवन है, तो आप इसको क्या बोलोगे कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। नेक्स्ट है, इफ ब्लैंक देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अब ये कहानी भी मुझे लगता है कि आ सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट भी अपने आप बेसिक मैथ्स वालों को आ सकता है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। अगर बेटा b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो आपको मालूम होना चाहिए 2 डिफरेंट रियल रूट एग्जिस्ट। अगर d इज इक्वल टू 0 तो आपको मालूम होना चाहिए सेम रियल रूट एग्जिस्ट, इक्वल रियल रूट एग्जिट, वट एवर आप मतलब कि जो यहाँ पे वर्डिंग यूज कर लो, ठीक है। अगर b² - 4ac लेस देन 0 आ गया, मतलब कि d लेस देन 0 तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, राइट। ये कहानी दिमाग में फिट कर लो। अब यहाँ पे देखो आपको क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर,
इफ डिस्क्रिमिनेंट देन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो इक्वल रूट की क्या कहानी होती है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0, राइट। तो d इज इक्वल टू 0 या तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो करेक्ट आंसर d इज इक्वल टू 0। सर nth टर्म ऑफ एन एपी 2, 7, 12, 17 इज व्हाट? अब देखो बेटे यहाँ पे nth टर्म बार बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यार कि पेपर के अंदर दिखने वाला है, ठीक है। डेटास बदल जाएंगे, कंसेप्ट तो यही का यही रहने वाला है। देखो फर्स्ट टर्म बोले तो यहाँ पे कितना है 2 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस बोले तो 7 माइनस 2, तो कितना हो गया 5। अब यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 प्लस ये हो गया बेटा 5n माइनस 5, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 5n माइनस 3 आपका आंसर आएगा। तो 5n माइनस 3 सबका फेवरेट ऑप्शन सी के अंदर गिवन है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। इफ a 1, 2 and b 3 minus 2 are given, then midpoint अब of देखो बेटा, अगर आपने बेसिक मैथ्स सॉल्व करके रखा है ना, तो मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन मुझे पर्सनल लेवल पे लग रहा है कि दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट गिवन है, और मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो दोनों के x का सम का आधा, तो 1 + 3 4 का आधा कितना हो गया बेटा 2। सिमिलरली 2 - 2 क्या हो गया 0, 0 का आधा क्या होता है 0, तो इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा 2,0, जो यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर गिवन है। if sin theta is equal to 1/t, then theta is what? बेसिक क्वेश्चन हो गया बेटा। कौन से एंगल के लिए साइन आधा देता है, तो आपको मालूम है 30 डिग्री के लिए sin 30 इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट 30। Okay. Next है in a frequency distribution, frequencies of first, second and third class are respectively 8, 15 and 18. Then cumulative frequency of third class is what? बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास मतलब कि पहले तीनों फ्रीक्वेंसी का सम। तो यहाँ पे पहले तीनों फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जस्ट आपको उसका सम करके दे देना है। तो मतलब ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट CF, राइट। तो यहाँ पे 8 + 15 23, 23 + 18 41, तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा आपका 41। Next है the product of two natural numbers is equal to their LCM, then their SCF is what? अब बेटा अब देखो यहाँ पे कि अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों नंबर क्या होंगे बेटा प्राइम नंबर होंगे। और अगर वो दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है बेटा साईं बाबा, मतलब कि 1। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका 1। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ ए पॉसिबल आउटकम्स ऑन ए टॉसिंग अ बैलेंस्ड डाई ट्वाइस इज व्हाट? अब देखो बेटा, जब आप डाइस को 2 बार थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम कितने आते हैं, पहली बार पे 6, दूसरी बार पे भी 6, तो टोटल क्या हो गया 6 × 6 विच इज 36, राइट। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा 36। अब 5 cos A is equal to 4 साइन है, then tan A is what? बेटा बस आपको बेसिक फंडा मालूम होना चाहिए कि tan A होता क्या है। tan A मेरे गांव में तो बेटा sin A अपन cos A होता है, मतलब कि इस cos को भेजो यहाँ पे और 4 को भेजो यहाँ पे, तो 5/4 इज इक्वल टू sin A अपन cos A विच इज tan A। तो करेक्ट आंसर tan A इज इक्वल टू व्हाट 5/4। बेसिक कॉन्सेप्ट है। If 4 is a one root of quadratic equation x² + ax - 18 is equal to 0, then A is what? अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको 4 दे के रखा है, मतलब कि आप x को 4 से रिप्लेस करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस a into 4 means 4a - 8 is equal to 0. So 4a 16 - 8 8 goes इधर, तो ये क्या हो गया बेटा -8, 4 2 is 8, so a is equal to what -2। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का -2। ओके नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। आपके कितने राइट हुए जरूर से कमेंट हमें बता देना। राइट अ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, ईच कैरीज 1 मार्क्स। ओके देखते हैं ट्रू फॉल्स सारे 1 मार्क्स वाले ही है। हाँ इसके मतलब प्रोबेबिलिटी है राइट होने की 50%, या सब एमसीक्यू की 25%, फिलिंग द ब्लैंक्स की 33 और इसका 33%। ये भी वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव है, yeah. ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। हाँ. सर फर्स्ट स्टेटमेंट पॉइंट 8 - 2 लाइज ऑन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट की फोटो कैसी होती है प्लस कॉमा माइनस, राइट। तो यहाँ पे भी बेटा आपको क्या देके रखा है प्लस कॉमा माइनस, तो बात तो सही की है, तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बेटा ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू। नेक्स्ट है अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन नेवर बी 0। गलत बात है ना बेटा, कांस्टेंट सीरीज को भी अपने गांव में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, मतलब कांस्टेंट सीरीज इज ऑलवेज एपी। और कांस्टेंट सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना होता है बेटा 0, तो मतलब जिसका कॉमन डिफरेंस 0 हो वो भी एपी के अंदर कैलकुलेट होता है। ये बोला है कि नहीं होना है, मतलब कि ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट 2 ही थे, बीच में शायद गलती से आ गया। ओके कोई दिक्कत चलो है। As a theta increase, value of a cos theta also increases. याद रख लेना बेटा, साइन बोले तो सेम, मतलब कि साइन थीटा जो है ना, वो जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे इंक्रीज होगा, मतलब कि साइन का नेचर सेम है। थीटा इंक्रीज करो वैल्यू इंक्रीज होगी, थीटा डिक्रीज करो वैल्यू डिक्रीज होगी, साइन फॉर साइन तो कॉस फॉर रिवर्स। कॉस में थीटा बढ़ाओ तो वैल्यू घटेगी और थीटा घटाओ तो वैल्यू बढ़ेगी, मतलब कि कॉस में रेसिप्रोकल रिलेशन चलता है जबकि साइन में सेम रिलेशन चलता है। तो यहाँ पे आपको बात कर रहे हैं बेटा कॉस की,
और क्या बात कर रहे हैं कि थीटा इंक्रीज करो तो ये भी इंक्रीज होगा, मतलब सेम रिलेशन बता रहे हैं, कॉस में सेम रिलेशन नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ ए माइनर आर्क पर लेंथ ऑफ ए मेजर आर्क इज इक्वल टू सर्क्यूमफेरेंस। अब देखो बेटा, इसको आप माइनर आर्क बोलते हो, लेंथ ऑफ माइनर आर्क बेटा इतनी, इसको बेटा आप मेजर आर्क बोलते हो तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क इतनी। अब इन दोनों का सम कर लोगे तो आपको क्या मिला, पूरा सर्कमफेरेंस ही मिला ना, तो इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। बात तो सही कर दी भाई, ये क्या हो गया बेटा, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन अ 2 पॉइंट इज कॉल्ड। वन वर्ड क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से दो। व्हाट इज द लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट, सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसको अपने गांव में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सीकेंट, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीकेंट। ओके, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर whose arc makes angle theta at डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला ही पूछ ली, कई बार बेसिक वालों को तो मैथ द कॉलम के अंदर आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, यहाँ पे एंगल थीटा ही बोला है, कई बार अल्फा भी बोल देते हैं, तो देख लेना उस हिसाब से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ अ रेड कलर फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ना बेटा, रेड कलर के पन्ने कितने आते हैं, आप बोलोगे सर 26, टोटल पन्ने कितने आते हैं, आप बोलोगे 52, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 26 और 52, तो 26 2 जा 52, तो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए बेटा इस क्वेश्चन की 1/2। 1/2। What is the sum of all elementary स्टैंडर्ड events? क्वेश्चन बेटा, सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। नेक्स्ट, फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि जो बच्चे 11th-12th में साइंस करना चाहते हैं, इवन आप बड़ौदा या बड़ौदा के आसपास के किसी गांव में रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको फोटोन में ही एडमिशन लेना चाहिए। आप कोई मार्केटिंग के बारे में मत सोचो, जहां पे आपको अच्छी पढ़ाई मिल रही है भाई वहीं पे एडमिशन लो। तो आप फोटोन स्कूल में 9th, 10th, 11th, 12th गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, तो आप जरूर से एक बार ये नंबर पर इंक्वायरी कर लेना। अगर आप बाहर कहीं रह रहे हो तो आप हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और इवन आपका A1 ग्रेड आ रहा है 10th में, बोला कि रिजल्ट तो बाद में आएगा, लेकिन आप अभी से अपना सीट कंफर्म करा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स अवेलेबिलिटी है, और साथ साथ अकेले मत आइएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ जुड़िए, आपका 2 साल अच्छा होगा, मेहनत भी जबरदस्त कराएंगे, मिलजुल के, मतलब के जो सर बोलते हैं ना, धजिया उड़ाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एलसीएम ऑफ ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। रिपीट क्वेश्चन है बट ट्रू फॉल्स टाइप के अंदर आ गया, ठीक है, यही पहले फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आई थिंक शायद से था। आपको मालूम होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, 2, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। तो आपको 2 और 4 का एलसीएम पूछ रहा है, अल्टीमेट क्या पूछ रहा है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, जो पूरी दुनिया जानती है क्या होता है 4। ये भी क्या बोल रहे हैं 4, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया, ट्रू। मतलब इसके अंदर थोड़ा सा मिसमैच चल रहा है, कई बार 1 वर्ड आ जा रहा है, कई बार ट्रू फॉल्स आ रहा है। ये भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। इज इक्वल टू 2/5, देन p ऑफ a बार इज इक्वल टू -2/5। अब देखो बेटा, हम कैलकुलेट वैसे तो दुनिया क्या करेगी 1 - a से, राइट, बट मुझे इतना बेसिक नॉलेज तो है कि भाई प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार कभी नेगेटिव तो नहीं होगा। यहाँ पे तो -2/5 बोल रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली बिना कुछ कैलकुलेट किए बोल दूंगा ये तो भाई फेक रहे, तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x² + x are 2। बेटा आपको x² + x के रियल जीरोस यहाँ पे पूछे हैं, ठीक है, तो जीरोस कैलकुलेट करना है तो इज इक्वल टू 0 ले लो, टेकिंग x कॉमन, सो x + 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे रियल जीरो कितने निकले, 2, तो यहाँ पे भी तो वही बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ रियल जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, तो बात तो सही है, तो मतलब बेटा ये क्या हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ग्राफ ऑफ इक्वेशन 7y + 9 इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू द y एक्सिस। अब देखो बेटा, इसका अगर आप फोटो बनाने जाओगे ना, तो इसकी फोटो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस वाली लाइन आएगी, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है तो पैरेलल टू y एक्सिस वाली लाइन आती है, मतलब अल्टर वाला रिलेशन चलता है पैरेलल वाली कहानी में। तो यहाँ पे y दिख रहा है तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, अगर पैरेलल चेक करना है तो अल्टर कर लेने का, ठीक है। तो 7y + 9 y दिखा, तो मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ पे क्या बोला है, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द 20 वन वर्ड चालू, वन वर्ड चालू होगा, ओके। फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन AP 11, 16, 21 देखो AP के लिए बेटा फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लो जो 11 है, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लो 16 - 11 जो कितना हो गया 5। अब आप n टर्म की फॉर्मूला लिख लो, n क्या होता है तो a + n - 1 × d, और इसके बेसिस पे आपको 20 टर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा a + 19d। a कितना है बेटा 11 + 19 और d कितना है बेटा 5, तो ये हो गया 11 + 19, 5 का कितना हो गया 95, तो कितना हो गया 95 + 11 106, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा इसका 106। What is the common point of a circle and its tangent call?
टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो 10th के अंदर शायद से यही वर्डिंग हो तो अच्छा है, मैं तो 11 12th के वर्डिंग यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग तो बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रदीप गेटिंग अ 35 मार्क्स इन अ 50 मार्क्स एग्जाम। टोटल मार्क्स कितने आ सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 50 तक। तो टोटल वेज यहाँ पे बेटा 51 है, और प्रदीप भैया को कितने नंबर लाने हैं? तो एग्जैक्टली 35 लाने हैं। मतलब क्या फेवरेबल वेज कितने हैं? 1 प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल वेज ओवर टोटल वेज। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा? 1/51। पर सर इससे मेरे को एक थॉट आ रहा है 80 वाला, मतलब नहीं वो तो सही है, हाँ। 81 वाला ही, चलो 80 वाला ही हम एज ए एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए कि पर्टिकुलर मार्क्स के लिए उन्होंने पूछा है। अगर कोई पेपर सेटर है उसको अंदर से आया कि भाई कुछ नया ट्राई करते हैं, तो ऐसा बोल रहे हैं कि उसके 70 से 80 मार्क्स आए, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। फेवरेबल वेज क्या हो जाएंगे? 70 से 80 मतलब 70 और 80 एक्सक्लूडिंग की इंक्लूडिंग, मतलब 70 70 के हाँ, तो टोटल 11 मतलब तो फिर आंसर होगा 11/81। वो सर ऐसे ही थॉट है, 11/81 जीरो नंबर भी तो निकल सकता है 11/81 11/81। तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। मेरे मतलब थॉट आया, अंदर से आया है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। होने के लिए तो बेटा कुछ भी। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर। बेटा थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है? n + 1/2। यहाँ पे मीन ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर मींस n को 19 से रिप्लेस करने का बोल रहे हैं, तो 19 + 1 20/2। 20/2 कितना हो गया? 10। आपको तो जस्ट 10 लिख के आना है, ठीक है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 12x + 9 = 0 इज। अब ये ट्रू फॉल्स आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देख लो, तो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना बेटा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है? तो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज 0 होता है। या तो आप कैलकुलेट कर लो कि भाई b² - 4ac, अगर कैलकुलेट करोगे तो वहां से भी 0 आ जाएगा। और अगर आप ये स्किल आपके पास है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ पे तो मैंने देख लिया कि भाई ये तो 2x - 3 होल स्क्वायर गिवन है, तो परफेक्ट स्क्वायर का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया बेटा ट्रू। If foot of a perpendicular drawn on a y-axis from a point P - 3 2 is m, then m is। बेटा y एक्सिस पे फुट चाहिए तो x को 0 बोल लो, y जो है वही उठा लो, ठीक है। तो क्या आना चाहिए? m02। ये भी m02 बोल रहे हैं, तो मतलब ये स्टेटमेंट बेटा हो गया ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर इन 10 मिनट्स। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, ठीक है। घड़ी तो देखे होंगे, वॉच, ठीक है। तो नंबरिंग क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब के सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टोटल सर्कल एंगल कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। इक्वल 12 हिस्से में करोगे तो हर हिस्सा कितने का आ जाएगा? तो 360/12 मतलब कितने का आ गया बेटा? 30 डिग्री का। मतलब हर एक हिस्सा 30 डिग्री का है। मतलब के मिनट हैंड को 12 से 1 जाना है तो 30 डिग्री माइग्रेट करेगा, 1 से 2 जाना है 30 डिग्री माइग्रेट करेगा, 2 से 3 जाना है 30 डिग्री माइग्रेट करेगा। अब अगर इतना बेसिक कंसेप्ट आपके पास है, अब आप इस क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या बोला है? मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक सस्टेन एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर इन 10 मिनट्स। बेटा 10 मिनट्स मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स वो माइग्रेट करने वाला है। हर इक्वल पार्ट 30 डिग्री का था, तो दो इक्वल पार्ट्स मतलब 30 × 2 तो कितना माइग्रेट करेगा वो बेटा? 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 90 डिग्री। मतलब फेंक रहे हैं भाई, मतलब कि क्या आंसर आएगा इसका? फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स। नेक्स्ट है, फॉर्मूला टू फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ अ 10 रुपी कॉइन इज 2 पाई। बेटा 10 का सिक्का अगर देखा हो, मैग्नीफाइंग लेंस लेके उसको जूम करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई वो दिखने में तो सिलेंडर जैसा दिखता है। तो इनडायरेक्टली आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। क्या होता है बेटा? πr²h। यहाँ पे क्या बोला है? 2πrh। मतलब यार फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका? फॉल्स। चलो नेक्स्ट, इन अ फॉलोइंग फिगर व्हाट इज द लाइन AB कॉल्ड? अभी वन AB को क्या बोलेंगे भाई? तो बोलेंगे अपने गांव में सेकेंड। ओके, इफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल देन हाउ मेनी टाइम्स इट्स एरिया बिकम? बात हो रही है सर्कल की। सर्कल का एरिया होता है πr²। तो आप फील कर पाओगे कि A इज डिपेंडिंग ऑन r²। अगर r को दुगना कर दे तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4r²। तो जब डबल रेडियस लेके चलेंगे ये 4r² आएगा, तो मतलब क्या हो गया? 4 टाइम, राइट। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 4 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 70 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स इन अ स्टैंडर्ड 10 फेवरेबल वेज कितने हो गए बेटा? 170 ही उसको चाहिए भाई, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। तो फेवरेबल वेज 1। टोटल वेज कितने हो गए बेटा? 81, क्योंकि 0 1 2 अप टू 80, राइट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा? 1/81। क्या आंसर है बेटा? 1/81।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सनसेट इन वेस्ट। अब बेटा ये सनसेट कहाँ पे होता है बस ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप जानते हो कि भाई पूरब में सूरज उगता है और पश्चिम में सूरज ढलता है, पश्चिम को क्या बोलते हैं, वेस्ट। तो मतलब कि बात तो सही कर दी है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। अब आपको इसको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ये सनातन सत्य श्योर इवेंट है बेटा। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इफ 4 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 4y = k, देन k is to 20। ओके डन। 4 5 मतलब ट्रू फॉल्स है सर। 4 5 अगर इसका सॉल्यूशन है तो मतलब x को 4 से y को 5 से ले रहा है x को 4 से और y को आपने 5 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 5 × 4 + 4 × 5 = k। 5 4 = 20, 4 5 = 20, 20 + 20 = k। सो k का करेक्ट आंसर कितना है बेटा, 40। ये तो k 20 बोल रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट है ये, फॉल्स। ओके, चलो नेक्स्ट है, अ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी कैन नॉट बी 0। भाई एपी की फर्स्ट टर्म 0 काहे नहीं हो सकती है। मतलब कि ये तो क्या बोल रहे हैं कि भाई कैन नॉट बी 0 मतलब नहीं हो सकती। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट है ये, फॉल्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, sin थीटा = cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नो sin थीटा = cos थीटा फॉर जस्ट थीटा = 45 डिग्री। यहाँ पे तो ऑल वैल्यू बोला है, मतलब ये स्टेटमेंट हो गया बेटा फॉल्स, फॉल्स। गलत ज्यादा आ रहा है। हाँ। एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ सर्कल = एरिया ऑफ अ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। 100% सनातन सत्य बात कर दी ना। मतलब कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेक्टर के एरिया में से हम क्या माइनस कर देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एरिया हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो वही तो बोल के रखा है, तो मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर इन अ सर्कल। फिर से इसको फिर के ले लिया। सर्कल पे कितने टेंजेंट होते हैं, कोई गिन पाएगा क्या, नहीं गिन पाएगा ना। सर्कल पे पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट। हर पॉइंट पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। तो क्या आंसर आएगा इसका, इनफाइनाइट। सही है सर। या हाउ मच एंगल मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक सबटेंड एट द सेंटर एंड रिपीट हुआ। करेक्ट क्वेश्चन। अब बार मतलब कि डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि 60 डिग्री इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा, तो सर्कल का टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब वॉच देखे होंगे तो इक्वली डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, राइट। सो 360/12 तो कितना आ गया, हर एक हिस्सा कितने का आ गया, मतलब 5 मिनट कितने का आ गया, 30 डिग्री का, राइट। यहाँ पे 10 मिनट की बात है, तो 30 डिग्री + 30 डिग्री, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 60 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ अ किंग फ्रॉम द फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड आते कितने, 12। अब वो 12 फेस कार्ड के अंदर किंग के कितने फेस कार्ड आते हैं, तो 4, राइट। तो यहाँ पे फेवरेबल वेज कितने हो गए, 4। टोटल वेज कितने हो गए, 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/12। प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 4/12। 4 3 12। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका, 1/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 45 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन एग्जाम। टोटल मार्क्स के वेज कितने हैं, यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर है, तो टोटल वेज कुछ मतलब लकीएस्ट पर्सन होते हैं उनको 0 भी मिल जाता है, ठीक है। तो टोटल वेज कितने आएंगे, 101, राइट। और उसके अंदर से उसको बंदे को 45 चाहिए, मतलब एकदम सुकून वाला इंसान है। तो फेवरेबल वेज कितने आ गए, 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितने आ गई, 1/101। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैथ द कॉलम सर। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट। और सर 4 मार्क्स के आने वाले उनको, तो इंपॉर्टेंट है। मतलब आप बेसिक मैथ्स है या स्टैंडर्ड मैथ्स है, दोनों के लिए ये जो सेगमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा मतलब के वो रिजिड मत हो जाना कि सर ने एमसीक्यू में जो कराया वो एमसीक्यू में ही दिखना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स में कराया वो फिल इन द ब्लैंक्स में ही दिखना चाहिए, ट्रू फॉल्स कराया ट्रू फॉल्स में ही दिखना चाहिए, वन वर्ड में ही दिखना चाहिए, और मैच द कॉलम में ही दिखना चाहिए। कंसेप्ट है, उलट सुलट करके कहीं पे भी दिख सकते हैं, बट दिखेंगे कुछ इसी वेज के, ठीक है। सिलेबस यही है, तो यही से आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द 0 ऑफ x² + x - 12। फैक्टराइज कर लो या तो आप ऑप्शन वेरीफाई कर लो। सेकंड क्वेश्चन ज्यादा आसान लग रहा है। 1 0 ऑफ x - 3, x - 3 = 0, सो x = 3, तो इसकी जोड़ी तो बेटा c के साथ बन गई। अब आपके पास 2 चॉइस है, चाहो तो आप 4 को रख के वेरीफाई कर लो, तो 16 + 4 20 - 12 0 नहीं हुआ, तो 4 वाला आंसर नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा, -4। ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। कॉन का सीए से क्या होता है बेटा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो πRL। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, πRL। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है बेटा, 1/3 πr²h, राइट। तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1/3 πr²h। नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलो से भी तो नया है, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू वाट लीटर। अब किलो का क्या मतलब होता है, 10⁻³ और 10⁻³ कितना होता है, 1000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 1000। सर ये 5th के मैथ्स में आता है जी। कई बार कोई फिरकी भी तो ले सकता है, क्या दिक्कत है। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 किलोलीटर। 1 किलोलीटर, या ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच एंगल मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक सबस्टेंस।
in 10 minutes. Same मतलब ये लोग हाथ धो के ये 10 मिनट के पीछे पड़ चुके आ हैं सकता है 60 सर, डिग्री। स्टार मार्क कर देते हैं। लेंथ ऑफ ए सेमी सर्कुलर एरिया इज, लेंथ का मतलब क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस, ठीक है। सेमी सर्कल का सर्कम टोटल सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का आधा कर दो तो पाई आर, तो इसका करेक्ट या तो यहाँ पे लिखा है सर्कमफरेंस बाय 2। ओके। फॉर्मूला टू फाइंड अ कॉमन डिफरेंस डी ऑफ एन एपी इज, डी कैसे कैलकुलेट होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ना, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यहाँ पे an - an - 1 दिख ही रहा है, तो करेक्ट आंसर बी है। फाइंड द एन टर्म्स ऑफ एन एपी 3 अब इसकी nth टर्म अगर बेटा आपको चाहिए तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाई का चल रहा है, तो फाई एन टाइप का आना चाहिए, तो फाई एन टाइप का यहीं पे दिख रहा है, तो वही आपका आंसर हो गया। चलो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सबका मालिक एक आइडेंटिटी है, वो कर दिया। आइडेंटिटी। sec 60 sec 60 कितना होता है बेटा 2, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल इज, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इसलिए लाइन रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन सी बात है। ग्राफ ऑफ ए p of x इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज, यहाँ पे देखो बेटा जो पोलिनोमियल गिवन है वो क्वाड्रेटिक है, उसमें भी लीडिंग ऑप्शन नेगेटिव है, तो मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पैराबोला ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके। सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज कॉन इज, बेटा क्लोज कॉन का सरफेस एरिया, यहाँ पे क्लोज कॉन की बात, सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज कॉन इज Blank times हाउ area मच of टाइम्स, हाँ मतलब मैं भी शौक रह गया कि ऑप्शन तो दिख नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज कॉन, तो आप सरफेस एरिया ऑफ क्लोज कॉन लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट, इज हाउ मेनी टाइम्स एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो पाई आर एल, क्या होगा, पाई आर एल, तो ये इसका कितना टाइम है ऐसा आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके, दूसरा पहले कर लेते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, तो ये तो डायरेक्टली हो गया। अब यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज कॉन इज सच टाइम एरिया ऑफ, मतलब कि इज मोर देन, इस टाइप का होना चाहिए, तो वहां पे आप कर मतलब बोल सकते हो कि पाई आर से पाई आर स्क्वायर जितना ज्यादा है, ठीक है, तो आंसर तो ये होगा, थोड़ा वर्डिंग चेक करने की जरूरत है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, अ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हैविंग अ डायमीटर 1 सेंटीमीटर इज, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, पाई डी भी तो बोल सकते हो, यहाँ पे डायमीटर बेटा 1 दे के रखा है, तो पाई इंटू 1, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि सर आंसर आएगा पाई। इफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल बोर्ड का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये ट्वाइस है किसका, तो उसके सर्कमफेरेंस का मतलब 2 पाई आर, तो यहाँ से पाई कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे क्या बचा आर, 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। चलो नेक्स्ट है, अ फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ एन वायर इज, वायर दिखने में दिखेगा कैसा बेटा, सिलेंडर की तरह ना, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ रहे हैं जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला टू फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, तो मतलब अगर आपने बेसिक मैथ्स लेके रखा है तो मतलब ये सारी फॉर्मूला आपको जरूर से आती होनी चाहिए, ठीक है। चलो, और इसके साथ ही हमारा जो वावाजुड़ू है वो कंप्लीट हो गया है मैथ्स के लिए, तो अब 2024 में एग्जाम देने वाले हो तो इससे पहले उसका प्रॉपरली रिवाइज कर लेना। मॉर्निंग में जल्दी उठकर भी आपको ये सेशन देखने हैं, और साथ में बाहुबली के जो सेशंस है जो जिसमें हमने अलग अलग सेगमेंट में एमसीक्यू सारे एमसीक्यूज करा दिए, फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए, वन वर्ड करा दिए, आपको ट्रू फॉल्स करा दिए, मैथ द कॉलम करा दिए, तो मतलब सारी चीजें सब मतलब इनके पास है, ऑब्जेक्टिव का सब मटेरियल आपके पास है, तो आप इसका यूटिलाइज कीजिए और अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज कीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका कोई दोस्त हो वो भी अगर मतलब उसको फियर आ रहा है कि भाई मैथ्स है क्या होगा, उसके शेयर कर दो, एटलीस्ट उसके पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही हम नेक्स्ट अलग वावाजुड़ के सेशन में वापस से मिलेंगे, खाली यहाँ साइंस वाले वावाजुड़, मेरी जगह कोई और बंदा होगा जो आपको शायद से मेरे से भी बेहतर आपको एक्सप्लेन करेगा, तो मजा आएगी, फील करते रहिएगा। चलो तब तक के लिए बाय।